बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों का एक और शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभकामनाएं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ आप अपनी कक्षा को उत्तीर्ण करें और उसी उत्तीर्ण की भावनाओं को रखते हुए आपको बढ़िया मार्क्स दिलाने के लिए लगातार हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको परीक्षा के संभावित क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये चीज आप समझ लेते हो तो आपको एग्जाम में बड़ा फायदा हो सकता है। तो आज के एक और शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन में अपन बात करेंगे आपकी जो पार्टनरशिप बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 साझेदार का अवकाश या मृत्यु पर लेखे के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में संभावित हो सकते हैं या अपन यूं कहें कि उनको अपन एग्जाम में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज के सेशन में अपन बात करेंगे। सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले सभी विद्यार्थी एक काम जरूर कर दें कि सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दें ताकि उनको लगे है ना, उनको भी घर बैठे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा मिल सके। तो फटाफट अपने को ये काम करना है, ये सेशन अब स्टार्ट करना है ना। सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले सभी साथी शेयर कर दें और साथ में जो भी विद्यार्थी जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार जो लेटेस्ट अपडेट होती है, लेटेस्ट जो जानकारियां होती हैं आपके गवर्नमेंट जॉब से, इसके अलावा कोई नई भर्तियों से रिलेटेड अपडेट है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती रहती है। तो ये काम आपको जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। ये काम आपको जरूर करना है ताकि हम आपके लिए लगातार और भी शानदार और इंफॉर्मेटिव जानकारियां हैं वो यहाँ पर शेयर कर सके। तो साथियों और विद्यार्थी आज के सेशन में बात करेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले भी अपन ने कंपनी के जो 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप के 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं तमाम सेशन के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में प्ले लिस्ट दे रखी है, वहां पर भी आपको ये सारी चीज है वो मिल जाएगी। तो एक बार आप चैनल को विजिट करें और इन जितने भी जो सेशन हुए हैं उनको एक बार जरूर आप देखें ताकि आपको हर चीज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो आज के सेशन में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चनों की कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ कि ABC 2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। बी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन है वो 30,000 रुपये किया जाता है। बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए और सी का अंशदान क्या होगा, है ना। तो देखो क्या यहां पर 3 पार्टनर है ए बी और सी, है ना, उनका अनुपात कितना है 2:1, है ना। अब यहां पर कौन जा रहा है, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो बचेंगे कौन, ए और सी बचेंगे। ए और सी का अनुपात कितना बचेगा 2:1, है ना, 2 अनुपात है वो 1 बचेगा। ठीक है, 2 अनुपात तो अपने पास ये तो हो गया ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू रेशियो, है ना। आपको फायदे का अनुपात चाहिए क्योंकि ये बांटेंगे किस फायदे में, तो फायदा अनुपात, है ना, फायदा अनुपात कितना होगा, यानी फायदा अनुपात का फॉर्मूला नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, है ना, नया माइनस पुराना। अब देखो पहले आपका ए है तो ए का फायदा, ए का नया क्या बच गया 2/3 माइनस पुराना कितना है 2/5, लघुत्तम कितना आ गया 15, 3 का भाग 15 में 5 और इसको 5 दूनी 10, फिर 5 का भाग
15 में 3, 3 दूनी 6, तो ये कितने हो गए 4/15। इसी तरह सी का फायदा अनुपात, तो सी का नया अनुपात है 1/3 और 1/3 माइनस पुराना कितना 1/5, लघुत्तम आ गया 15, 3 का भाग 15 में 5, तो 5, 5 का भाग 15 में 3, तो आ गए 2/15। तो अनुपात क्या हो गया 4:2, छोटा करेंगे तो 2:1, है ना। इसका मतलब नया अनुपात ही फायदे का अनुपात है। अब देखो ये टोटल ख्याति कितनी है, टोटल ख्याति कितनी है, टोटल ख्याति 30,000 है। अब अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है बी, तो बी का हिस्सा कितना होगा 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, है ना। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह 6,000, इसको गुणा करेंगे तो 12,000, है ना। तो सी बी का हिस्सा कितना आ गया 12,000। इस 12,000 को ये 2:1 में बांटेंगे, है ना। तो ए का हिस्सा 12,000 को बांटेंगे 2/कितने में 3, तो ये कितने आ गए 8,000। और उसी तरह सी का तो 12,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो 4,000, है ना। तो यहां पर इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा, ए और सी का अंशदान कितना होगा 8,000 और 4,000। तो यहां पर आपका है बी है वो एकदम सही आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, बी क्या होगा यहां पर राइट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात, सारी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें ये पूछा कंट्रीब्यूशन या फायदा पूछा, तो यहाँ पर जो ख्याति है, क्योंकि ये ख्याति है इसमें पुराने साझेदारों का हिस्सा है, तो जिसको 2-2-1 में बांट रहे हैं, तो ए और सी तो व्यापार में रह रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, इसलिए बी का हिस्सा है वो कौन रखेंगे, ए और सी रखेंगे, और वो रखेंगे फायदे के अनुपात में। फायदा अनुपात है 2:1, और इस हिसाब से 8,000 और 4,000 है वो इनका अंशदान कंट्रीब्यूशन है, वो हो जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना। अगर आ गई है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, ताकि हमें ये सारी चीजें वो समझ में आ सके। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि XYZ 5, 3, 2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसका मूल्य है वो 1,00,000 रुपए। एक्स फर्म का अवकाश ग्रहण करता है, एक्स यानी पहला पार्टनर है वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। वाई और जेड भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। एक्स का ख्याति में हिस्सा वाई और जेड के खातों में किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर अपने से पूछा फायदा अनुपात, तो देखो एक तो अपने पास होता है ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है 5, 3 और 2। एक होता है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या कह रहे हैं, जो वाई और जेड है वो भविष्य में बराबर बराबर यानी 1:1 में बांटेंगे, है ना। अब अपने को चाहिए फायदा अनुपात, फायदा अनुपात इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि भाई नया माइनस पुराना, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, फायदा अनुपात बराबर नया माइनस पुराना। अब यहां पर देखो पहले कौन है, y का पूछा है, तो y का फायदा अनुपात, तो y का नया अनुपात क्या है 1/2 माइनस y का पुराना कितना है 3/10। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम कितना आया 10, 2 का भाग 10 में 5, तो ये 5, 10 एकम 10 तो 3, तो क्या आ गया 2/10, है ना। फिर z का फायदा, तो z का नया अनुपात 1/2 माइनस 2/10। लघुत्तम कितना आ गया 10, 2 का भाग 10 में 5 और ये 5, 10 का भाग 10 में 1 तो ये 2, तो ये आ गया आपके 3/10। तो यहाँ पे अनुपात क्या आ गया 2:3। ठीक है, 2:3। तो इसमें देखो कहाँ आंसर आ रहा 2:3, तो ये देखो बी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है,
तो इसमें भी अपने से क्या पूछा है, फायदा अनुपात पूछा, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 2 था उसमें त्याग का अनुपात कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ता है ना, तो वहां पर त्याग का अनुपात कैलकुलेट करते हैं। और जब साझेदार कोई अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो वहां पर फायदा होता है किनको, पुराने साझेदारों को, तो वहां पर उनका फायदा अनुपात या गेनिंग रेशियो है वो कैलकुलेट अपन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो ख्याति की राशि है वो किस अनुपात में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे, फायदे अनुपात में बांटेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब साझेदार प्रवेश करेगा तो ख्याति की राशि है वो त्याग के अनुपात में बांटेंगे, और जब साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या किसी साझेदार की मृत्यु होगी तो ख्याति की राशि है वो फायदे के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए बी सी 1/2, 3/10, 1/5 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। बी है वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी भविष्य में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने का निश्चय करते हैं, तो आपको फायदे का अनुपात है वो कैलकुलेट करना है। बताओ, देखिए फटाफट क्या इसका आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, फटाफट देखो इसका आंसर दो, है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो है वो क्या दे रखा है, 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 1/5। तो देखो ये नीचे वाली संख्या वो बराबर नहीं है, वो अपने को बराबर करनी पड़ेगी, तो वो बराबर करेंगे। तो देखो इसको अपने को कैलकुलेट किस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई 1/2 है, इसको अगर 5/5 से गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5/10। 3/10 है ऑलरेडी वैसे ही है, और 1/5 को अगर किससे गुणा कर दे, 2 से अगर गुणा कर दे तो 2/10। तो यहाँ पर तीनों नीचे की संख्या है वो तीनों बराबर हो गई है ना, नीचे की संख्या है 10, 10 और 10 बराबर हो गई, तो यहाँ पर अनुपात आ गया 5:3:2, है ना। ये तो हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो दे रखा 3:2, है ना। अब अपने को क्या करना है, फायदे का अनुपात ही ज्ञात करना है, किसका, ए का, है ना। तो फायदे का अनुपात का फॉर्मूला क्या, वही फॉर्मूला है नया माइनस पुराना। तो नया कितना है, 3/5 माइनस 5/10, 3/5 माइनस 5/10, लघुत्तम कितना आ गया, 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 3 दूनी 6, ये 10 का 1 तो 5, तो ये कितना आ गया, 1/10, कितना आ गया, 1/10। इसके बाद आपका कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो सी, तो सी का नया अनुपात कितना है, 2/5 माइनस पुराना कितना है, पुराना कितना है 2/10, लघुत्तम आ गया आपका 10, 5 का भाग 10 में 2, 2 दूनी 4 और ये 2, तो ये आ गया आपका 2/10, है ना। तो यहाँ पर अनुपात क्या हो गया, 1:2। देखो ये कहीं आ रहा है क्या, ये आ रहा है ना, ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, देखिए फटाफट, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, है ना। तो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया है, इसका अनुपात क्या होगा, कौन सा अनुपात होगा इसका, 1:2। इसका मतलब है ए है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा, ए है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ए इज द राइट आंसर, ये अपन ज्ञात कर रहे हैं फायदे का अनुपात। ठीक है, बढ़े आगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी सी डी 7:5:4 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। डी है वो 30/6 यानी 30 जून 2022 को उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्ष में 2021-22 में टोटल 12,000 का लाभ हुआ है, तो डी के खाते में लाभों की कितनी राशि वो क्रेडिट की जाएगी।
यहाँ पे कौन है, साझेदार है ना, साझेदार डी, है ना, उसके लाभ की गणना है। तो लाभ की राशि देखो, कुल प्रॉफिट कितना है, 12,000 पूरी साल का। अगर पूरी साल है वो डी साथ रहता तो 4/16, है ना, 4/16 का अनुपात मिलता, है ना। पर ये रहा कब, ये तो पूरी साल का होता, लेकिन ये 30 जून की इसको डेथ हो जाती है, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने ये साथ रहा, तो 3/12। अब इसका कैलकुलेट कर दो, है ना, इससे इसको काटेंगे तो 4, इसको इससे काटेंगे तो 4। अब 16 का भाग 120 में देंगे तो 16, यानी पहले भाग देंगे तो 16 संते 112, बच गए 8 जीरो, 16 पंजो 80 और ये जीरो, है ना। तो कितने आ गए, 750 रुपए आ गए। कहीं आ रहे हैं क्या, ये आ रहे बी, तो बी यहां पर सही आंसर होगा 750 रुपए। ठीक है, हो गई बात, है ना। 750 रुपए है, इसका सही आंसर होगा 750 है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 750 है वो यहां पर सही आंसर की कैटेगरी में आएगा। ओके है, बढ़े आगे, समझ में आ गई। सिर्फ डी की लाभ की राशि पूछी है कि भाई वो 30 जून को उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की तिथि तक आपको बताना होता है। ओके, आगे देखिए, आगे देखो 5 नंबर क्या है कि साझेदार की मृत्यु के बाद उसकी देय रकम प्राप्त करने का कौन अधिकारी होता है। सरकार को मिलेगी, उसके पुत्र को मिलेगी, जो मृतक साझेदार है ना, मृतक, जो मृतक साझेदार है, कौन है, मृतक साझेदार, मृतक साझेदार है, उसके उत्तराधिकारी को मिलेगी, है ना। किसको मिलेगी ये अपने को बताना है ना। मृतक साझेदार है, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को मिलेगी या इनमें से किसी को नहीं मिलेगी, बताओ। देखो ये सीधी सी बात है कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी राशि है वो सारी की सारी जो उसका मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकारी होता है, जो नॉमिनी होता है, उसको वो राशि दी जाएगी। आपने देखा होगा अपन आजकल जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर भी नॉमिनी दिया जाता है, यानी कोई भी ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर उत्तराधिकारी का नॉमिनेशन है वो सबसे पहले किया जाता है। तो उसी प्रकार जब व्यापार का गठन हुआ था तो उस समय भी उत्तराधिकारी का या नॉमिनल का नाम है वहां जरूर दिया गया था। अगर बाय द वे ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर संपूर्ण राशि है उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। ठीक है, ओके है, आगे देखिए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। फर्म के चिट्ठे में 31/3/2020 को संचय का शेष है वो 25,000 बताया गया है। पिछले वर्ष का लाभ है वो 50,000 है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है वो 1 लाख रुपए की है। स्थायी संपत्तियां वो 1,20,000 रुपए की है। 1/6/2020 को सी की मृत्यु हो जाती है। सी के उत्तराधिकारी को पूंजी के साथ और क्या क्या मिलेगा, है ना। जो उत्तराधिकारी होगा उसको पूंजी के साथ साथ और क्या मिलेगा, तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा मिलेगा। जो संचय है तो संचयों में हिस्सा मिलेगा। मृत्यु की तिथि के लाभ जो प्रॉफिट हुए हैं, है ना, जो लाभ है ना, तो मृत्यु की तिथि तक लाभों में आनुपातिक हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब उपयुक्त सभी है वो सही आंसर होगा, है ना। किसी साझेदार की अगर वर्ष के बीच में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारी को वो सारे अधिकार होंगे जो उस साझेदार को थे। जीवन बीमा पॉलिसी की जो राशि होगी वो भी उस उत्तराधिकारी को मिलेगी। संचय में, रिजर्व में जो हिस्सा है वो भी मिलेगा। मृत्यु की तिथि के तक जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, उनमें भी उनका हिस्सा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका उपयुक्त सभी है, वो इसका आंसर अपने को मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आर राइट। ठीक है, तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे।
आगे देखते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि वार्षिक विधि से देने का निश्चय किया जाता है। समझौते के अभाव में ब्याज की दर कितनी होगी? जो आपकी एन्युटी मेथड है उसके आधार पर उन्हें भुगतान करना। लेकिन अगर समझौते का अभाव है, पार्टनरशिप डीड का अभाव है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? 10%, 8%, 6%, 5%, है ना। तो समझौते के अभाव में ब्याज की दर कितनी होगी? 6% है वो ब्याज की दर है, वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, एन्युटी मेथड अपनाई गई है, साझेदारी संलेख का अभाव है, समझौते का अभाव है, तो ऐसी कंडीशन में जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 6% है, वो निर्धारित की गई है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात को क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो, है ना, गेनिंग रेशियो या फायदा अनुपात भी कहते हैं, है ना, फायदा अनुपात, गेनिंग रेशियो कह दो या फायदा अनुपात कह दो या लाभ प्राप्ति अनुपात कह दो, है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा नया माइनस पुराना, पुराना प्लस नया, पुराना माइनस नया, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको 3-4 क्वेश्चन हल करवाए, उसके अनुसार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है, वो इसका आंसर होगा, है ना। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ये अनुपात ज्ञात करने के तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे, उनको आपको इन चीजों का जब नॉलेज होगा तभी आप उसका जवाब सही तरीके से दे पाओगे। ठीक है, ओके हो गई, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। बताओ, देखिए 9 नंबर क्या कहें, कौन सी विधि में संपत्ति और दायित्व के शेष नए चिट्ठे में परिवर्तित किए जाते हैं, है ना। 2 विधि होती है, एक में क्या होता है कि संपत्तियों और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है, और एक वो विधि होती है जिसमें संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन किया जा रहा है, वो परिवर्तित होंगे, है ना, परिवर्तित होंगे, ये बताना। तो यह कौन सा होगा? पुनर्मूल्यांकन, समायोजन, समानार्थ पुनर्मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो जब परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो ओपन किया जाता है। जब अपन संपत्तियों में और दायित्वों में परिवर्तन करेंगे तो अपने को पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो ओपन करना है। लेकिन जब संपत्ति और दायित्वों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो अपने को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार करना होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? इन दोनों पॉइंटों को अपने को ध्यान में रखना है, पुनर्मूल्यांकन खाता या समानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, ये दोनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खास है। ठीक है, तो अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपको तैयार करना है। ओके, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, फायदा। फायदा आ गया ना, जिसे अधिलाभ अनुपात भी कहते हैं। फायदा अनुपात या अधिलाभ अनुपात किस स्थिति में ज्ञात किया जाता है? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार के प्रवेश पर, या ए बी दोनों, है। तो साझेदार के प्रवेश पर तो अपन कौन सा अनुपात करते हैं? त्याग अनुपात की गणना करते हैं, है ना। जब साझेदार प्रवेश करता है तो अपन क्या करते हैं? त्याग अनुपात की गणना करते हैं। और जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है, साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो वहां पर फायदे के अनुपात की गणना करते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी है वो दोनों सही है, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि भाई फायदे का अनुपात जब कैलकुलेट करते हैं तो परिस्थिति कौन सी होगी? परिस्थिति ये होगी, साझेदार का अवकाश ग्रहण होगा, साझेदार की मृत्यु होगी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन होगी, तो वहां पर फायदे का अनुपात है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, हो गई बात? बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है उस पर अपन आज के सेशन में बात करने वाले हैं, है ना।
कि भाई रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, क्योंकि आपको पता है 7 आपके रिक्त स्थान भी परीक्षा में आने है ना। 7 आपके रिक्त स्थान है, 15 आपके एमसीक्यू है ना, 10 आपके वन लाइनर है ना। तो ये सारे आपके परीक्षा में आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ ऐसे चीज देखेंगे जो आपके परीक्षा में रिक्त स्थान के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसमें पहला क्या है कि अवकाश ग्रहण साझेदार का हिस्सा शेष रहे साझेदार किस अनुपात में प्राप्त करते हैं। तो जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो इसका हिस्सा है वो शेष साझेदार है वो फायदे के अनुपात में क्या करते हैं, फायदे के अनुपात में प्राप्त करते हैं। जो गेनिंग होता है उस अनुपात में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, उसके हिस्से को शेष साझेदार है वो फायदे के अनुपात में प्राप्त करेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्या है कि पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट शेष पर डेबिट का आधिक्य है ना, यानी डेबिट है वो ज्यादा है, पुनर्मूल्यांकन पर डेबिट ज्यादा है ना। अगर क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट प्लस है तो होगा आपको लाभ, और डेबिट प्लस है तो होगा आपको क्या होगा, क्या होगा, हानि है ना। तो ये क्या कर रहा है, पुनर्मूल्यांकन क्रेडिट शेष पर डेबिट शेष का अधिक्य है वो आपका क्या होगा, हानि होगा, हानि की कैटेगरी में आएगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट शेष पर डेबिट का जो अधिक्य है वो हानि कहलाता, हानि होगा। अगर क्रेडिट प्लस है तो वो लाभ कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, हो गई बात। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष समस्त साझेदारों में विभाजित किया जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन है ना, पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है वो समस्त साझेदारों में किस अनुपात में, तो वो पुराने अनुपात में, पुराने अनुपात में विभाजित किया जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है वो समस्त साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या, ए बी सी एक फर्म में 1/2, 3/10, 1/5 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। बी अवकाश ग्रहण करता है, नया अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात दे रखा है 1/2, 3/10 और 1/5। नीचे वाली संख्या बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा है ना। तो नीचे 10 सही है तो 5/10, ये हो जाएगा अनुपात 3/10। इसको भी गुणा कर देते हैं किससे, 2/2 से, तो ये हो जाएगा 2/10, तो ये हो गया 2/10। तो आपका अनुपात क्या हो गया, 5:3:2। ये तो हो गया आपका ओल्ड। अब ये क्या कर रहा, बी अवकाश ग्रहण कर रहा तो नया, तो बी चला गया तो नया बच गया क्या, नया बच गया आपका 5:2। क्या बच गया, 5:2। तो यहां पर नया अनुपात क्या होगा, 5:2 है, वो यहां पर नया अनुपात है वो होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, सारी बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो ए बी सी है, उसमें बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अब जो नया अनुपात होगा, क्योंकि पुराना अनुपात 5:3:2 था, बी चला गया तो बी का हिस्सा था 3, बच गए कितने, 5 और 2, तो अब नया अनुपात है वो 5:2 हो जाएगा। ओके है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर क्या कह रहा है कि अवकाश ग्रहण साझेदार को किस्त और ब्याज का भुगतान हेतु खाता बनाया जाता है ना। किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए एक खाता बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, साझेदार का ऋण खाता। साझेदार का ऋण खाता बनाया जाता है ना। साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उसके अवकाश ग्रहण करेगा तो उसे कुछ राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो उस राशि का भुगतान करेंगे है ना, तो किस्त और ब्याज का भुगतान करेंगे,
उसे साझेदार का है वो ऋण खाता, साझेदार का जो लोन अकाउंट है वो कहेंगे। ठीक है, साझेदार का ऋण खाता। क्वेश्चन 6, अवकाश ग्रहण साझेदार ख्याति में हिस्सा शेष साझेदार में विभाजित करेंगे। अवकाश ग्रहण साझेदार है वो शेष साझेदार, अवकाश ग्रहण साझेदार का हिस्सा ख्याति में शेष साझेदार है वो किस में विभाजित करते हैं। यानी कोई साझेदार है जब अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा है, उसका जो लाभ है ना, वो शेष साझेदार को किस अनुपात में ग्रहण करते हैं, तो वो ग्रहण करते हैं आपके फायदे अनुपात में। किसमें? फायदे अनुपात में वो विभाजित करते हैं। तो अवकाश ग्रहण कर रहे साझेदार का हिस्सा है, पुराने साझेदार या शेष रहे साझेदार है वो फायदे के अनुपात में ग्रहण करते हैं। ठीक है, हो गई बात। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि साझेदार की निवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकन संपत्ति दायित्वों को चिट्ठे में मूल्य पर दिखाया जाएगा। साझेदार की निवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकित संपत्ति और दायित्वों को चिट्ठे में कौन से मूल्य पर दिखाया जाता है ना। तो जब पुनर्मूल्यांकित कर रहे हैं तो पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाएगा, है ना। तो पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। रीवैल्यूएट है ना, रिवैल्यूएशन होता है ना, पुनर्मूल्यांकित कर रहे हैं तो फिर पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर ही उनको शो है वो करेंगे। तो साझेदार की निवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर ही दिखाया जाता है। ठीक है, हो गई बात। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भाई जिनको हल करेंगे अपन कि सोम, मंगल और युवराज 1/2, 3/10, 1/5 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सोम फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, फायदे का अनुपात आपको ज्ञात करना है ना। तो यहां पर भी कंडीशन वही है, ओल्ड रेशियो क्या है कि भाई 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 1/5। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे 1/2 है, इसको क्या करेंगे 5/5, तो ये क्या आ जाएगा 5/10। फिर ये 3/10 सही है, फिर ये होगा 1/5 मल्टीप्लाई 2/2, तो ये आएगा 2/10। तो आपका ओल्ड रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया 5:3:2। ये तो आपका ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू क्या कह रहा है ना, सोम है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। सोम कौन है, पहला है ना। तो न्यू रेशियो, अगर सोम जा रहा है तो न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2 है, वो आपका नया हो गया। अब आपसे फायदा पूछा है ना, तो मंगल का फायदा अनुपात, तो मंगल का फायदा अनुपात, तो मंगल का नया अनुपात है 3/5 माइनस पुराना कितना 3/10, लघुत्तम आ गया 10, 2, 6 और 3, तो क्या हो गया 3/10। फिर दूसरा युवराज, युवराज का फायदा, युवराज का फायदा, तो युवराज का नया कितना 2/5 है ना, माइनस पुराना कितना 2/10, लघुत्तम आ गया 10, 2, 2 दूनी 4, 2, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2/10। तो अनुपात क्या हो गया, फायदा अनुपात 3:2। जो आपका नया अनुपात है वो ही आपका फायदा अनुपात हो गया। तो इसलिए ये कहा भी जाता है कि अगर अपने को नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात
होता है ना। तो यहाँ पर देखो 3:2 था, तो 3:2 ही इनका फायदा अनुपात भी हो गया, है ना। तो अपने को इस चैप्टर में फायदे का अनुपात है वो कैलकुलेट करना जरूर आना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, नोट कर लेना भाई, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से खास है। कौन सा? प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में कोई दो अंतर आपको बताने हैं, यानी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको कोई अंतर बताने हैं। तो पहला देखो क्या है कि त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय करते हैं, है ना। त्याग अनुपात की गणना कब करेंगे? नए साझेदार के प्रवेश के समय करते हैं। जबकि फायदे के अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर की जाती है। एक बात समझ में होगी कि भाई त्याग अनुपात की गणना साझेदार के प्रवेश के समय करते हैं और फायदे के अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश ग्रहण या साझेदार की मृत्यु पर की जाती है, ठीक है। दूसरा त्याग अनुपात है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। त्याग अनुपात के लिए क्या है? पहले पुराना आएगा, पुराने में से नया अनुपात है वो घटाना है। जबकि फायदा अनुपात है विपरीत हो जाएगा, पहले नया आएगा, नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात। तो दोनों आपको अनुपात के फॉर्मूले वैसे भी पता होने चाहिए और वैसे भी पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है तब भी अपने को फायदा और त्याग का अनुपात है वो कैलकुलेशन जरूरी है। क्योंकि यह चैप्टर है वो 11 मार्क्स का, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो आपका 6 मार्क्स का है, चैप्टर सेकंड है वो 11 का, थर्ड भी 11 का और फिर आपका 7 मार्क्स का, है ना। इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को दिमाग में फीड करके है वो रखना है। ये अंतर आपके लिए बहुत ही खास है, प्राप्ति अनुपात और त्याग के अनुपात में अंतर है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 3 कि साझेदार की निवृत्ति के समय पुस्तकों में प्लांट 50,000 रुपये दिखाया गया, इसका मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ाना है, संबंध में लेखा प्रविष्टि होगी। तो पहले प्लांट कितना था? 50,000 का था, अब 5,000 का बढ़ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ये क्या होगी? बढ़ रहा है तो एंट्री होगी प्लांट अकाउंट DR 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। बस इतना ही पूछा, इसके संबंध में आपको प्रविष्टि करनी है तो एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 5,000 रुपए से, ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे, आगे ये देखो एंट्री कर रखी है प्लांट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 5,000 रुपए से, ठीक है। बीइंग प्लांट इंक्रीज्ड 5,000, ओके है। आगे देखो क्वेश्चन 4 क्या है? किसी लेखा वर्ष के मध्य साझेदार की मृत्यु की तिथि तक उसके लाभों में हिस्से की गणना करने की विधियों के नाम आपको बताने हैं। यानी कोई साझेदार है जिसकी वर्ष के मध्य में उसकी डेथ हो जाती है, जैसे 31 दिसंबर है, 31 नवंबर है, अक्टूबर है ना, बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लाभों की गणना करने की दो विधियां हैं। पहली विधि आपकी समय अनुपात में और दूसरी होती है विक्रय अनुपात में। समय अनुपात और विक्रय अनुपात दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। दोनों ही विधियां खास होती है क्योंकि हमें इसका अनुपात निकालना पड़ता है या तो समय के अनुसार या माल की बिक्री के अनुसार, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। दोनों विधियां है वो काम में ली जाती है जब किसी साझेदार की मृत्यु है वो वर्ष के अंत में या वर्ष के मध्य में हो जाती है, ठीक है। बढ़े आगे, आगे क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय तैयार किए जाने वाला पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति किस प्रकार की है। तो मैंने कई बार बता दिया है कि भाई पुनर्मूल्यांकन खाता वो नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाते की प्रकृति का होता है। नॉमिनल अकाउंट कह दो, नाम मात्र खाता कह दो या अवास्तविक खाते की प्रकृति का ये खाता है वो माना जाता है। चाहे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो,
चाहे आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, सारे ही खाते हैं वो नाममात्र खाते की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे का सारा जो चीज है वो आपको बड़े ही धैर्य के साथ बताई जा रही है। आपका भी ये नैतिक ड्यूटी होती है कि आप इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम है। आपको फायदा मिलेगा तो आपके साथियों को भी फायदा मिलना चाहिए। तो सेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि लगातार जो साथी हमारे साथ जुड़ता रहे, क्योंकि एक बटन आता है शेयर वाला, है ना, वो उस शेयर पे आप क्लिक करोगे तो वो आगे आप अपने ग्रुप में या अपने साथियों के साथ शेयर है वो कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 6 क्या है कि ABC 3:2:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। बी वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। A और C का फायदा अनुपात क्या होगा आपको बताना है ना। तो देखो इसमें आपका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:3 है ना। न्यू रेशियो अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी जा रहा है तो बच गया क्या, 3:3 है ना। तो अपने पास हो गया। अब अपने को फायदा अनुपात कैलकुलेट करना है। फायदा अनुपात उसका फॉर्मूला क्या है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये इसका फॉर्मूला है, नया माइनस पुराना। ठीक है, अब नया माइनस पुराना, तो अब इसमें अपने पास नया है 3/6 माइनस पुराना कितना, कौन जा रहा है, बी जा रहा है, बच रहा ए, तो ए का हो गया 3/8। ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया, 48। तो ये 8, ये 24, ये 6, तो ये 18, तो ये कितने आ गए 6/48। ये किसका है, ये फायदा किसका है, ये बी जा रहा है तो ए का, फिर सी का, तो सी का भी 3/6 माइनस वही, क्योंकि बी बीच में है तो 3/8 है ना, वही लघुत्तम 48, वही सारी बात 24, 18, तो 6/48, तो 6:6 यानी 1:1। ठीक है, यहां पर आपका फायदा अनुपात क्या हो गया, 1:1 है, वो फायदा अनुपात हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो फायदा का अनुपात है, ये इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ताकि हर चीज है वो आपकी क्लियर हो, हर पॉइंट है वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, होगी बात। आगे देखें, आगे 7 नंबर क्या है कि साझेदार की निवृत्ति पर उत्पन्न कोई 2 समस्याओं के नाम आपको लिखने हैं, है ना। साझेदार की निवृत्ति पर 2 समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखो पहली समस्या तो ये है कि आपको नया लाभ विभाजन अनुपात और फायदे का अनुपात है वो ज्ञात करना पड़ता है ना। दूसरा आपको संपत्ति और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, ख्याति का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है ना। ये सारी चीज अपने को कैलकुलेट है वो करनी पड़ती है। तो दोनों 2 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो कि साझेदार की निवृत्ति यानी साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो एक तो अपन को नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, फायदे का अनुपात है वो ज्ञात करना पड़ेगा, संपत्ति और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित यानी रीवैल्यूएट हमें करना पड़ेगा। तो ये समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, प्रश्न 8, कोई 4 मदों के नाम लिखिए जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करने के लिए उसके खाते में जमा की जाती है। यानी जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपूर्ण राशि है वो उसके जो नॉमिनी होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसको दी जाती है। तो उसको कौन कौन सी दी जाएगी, कौन कौन सी उसके खाते में समायोजित की जाएगी। तो उसमें पहला आता है
ख्याति का समायोजन, गुडविल का समायोजन करना पड़ेगा। गुडविल की कितनी राशि है वो इसके हिस्से में आ रही है। दूसरा आता है बीमा पॉलिसी की राशि में हिस्सा, जो आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें हिस्सा। इसके अलावा जो उत्तराधिकारी है उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, वेतन, बोनस, कमीशन आदि में हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा जो अवितरित लाभ है, संचय, हानियां है, उनमें उनको हिस्सा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर चार तरीके से चार ही चीज पूछी है। तो ये चीज है वो उसके उत्तराधिकारी, जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उसके उत्तराधिकारी को ये सारी राशि वो प्राप्त करने का अधिकार है, वो रहेगा, है ना। ये सारी चीज है उसको मिलेंगी। ठीक है, समझ गए। तो एक दो बार आप इसका रिवीजन लगा लो, रिवीजन लगाती है आपके दिमाग में फीड हो जाएगी और फिर आप परीक्षा में इसका जवाब है वो आराम से दे देना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 9 नंबर क्या है कि ABC 4-3-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, बी और सी का फायदे का अनुपात क्या होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को ध्यान में रखना है ना। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:3, है ना। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ए अवकाश ग्रहण कर रहा तो बच गया 3:3, है ना। तो यहां पर अपने पास ओल्ड भी है नया भी है। वैसे तो अपन नए में से पुराना घटाएंगे तो अपने पास फायदा आ जाएगा, लेकिन अगर सीधा भी अपन ध्यान देना चाहे तो दे सकते हैं फायदा अनुपात, क्योंकि यहाँ पे नया अनुपात नहीं दे रखा था इसलिए पुराना अनुपात के फायदे का हो जाएगा। तो पुराना क्या हो गया 3:3, तो 3:3 यानी 1:1 है वो आपका फायदा अनुपात है वो हो जाएगा। ठीक है, 1:1 है वो आपका फायदा अनुपात हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो सीधा सिंपल भी अपन ध्यान में रख सकते हैं कि अपना फायदा का अनुपात है वो क्या होगा, 3:3 या 1:1 है वो फायदा का अनुपात होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 10 क्या है कि अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि के भुगतान का एक तरीका है, तो उसको किस्तों में भुगतान कर सकते हैं या एक मुश्त भी भुगतान कर सकते हैं। दोनों अपने पास तरीका, यहाँ पर एक ही तरीका पूछा है तो एक किस्तों में भुगतान हो सकता है, और अगर कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पैसे हैं, तो वो एक साथ भी भुगतान कर सकती है। तो दो तरीके होते हैं, या तो अपन किस्तों में भुगतान कर सकते हैं या एक मुश्त में भुगतान कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन 11, PQR लाभों को 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। आर है वो अवकाश ग्रहण करता है, उनका संपूर्ण हिस्सा Q के द्वारा ले लिया जाता है। तो P और R का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो देखो यहां पर ओल्ड रेशियो है 5-3-2, है ना। अब देखो R अवकाश ग्रहण कर रहा है तो R ये है ना। तो अब देखो P के हिस्से में तो कोई चेंज नहीं आएगा, P का तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अब किसको मिल रहा है, उसका संपूर्ण हिस्सा Q द्वारा ले लिया जाता R का, तो अपने को चाहिए Q। तो Q का हिस्सा कितना है, Q का पहले से 3/10 है, प्लस उसने ये और ले लिया, है ना। तो ये कितना हो गया 5/10 हो गया, है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:5, यानी 1:1 है वो हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा ले लिया तो ओड रेशियो में ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्या है कि ABC लाभों को 2-3-4 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। फर्म की पुस्तकों में 36,000 रुपए की ख्याति है वो विद्यमान है। सह फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ख्याति खाते को अपलिखित करने की प्रविष्टि देनी है। यानी यहाँ पे ABC 3 साझेदार है जो 2, 3 और 4 के अनुपात में है वो बांट रहे हैं। अब ख्याति ऑलरेडी विद्यमान है तो इसको राइट ऑफ करना है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री है
जनरल एंट्री क्या होगी कि भाई एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू गुडविल अकाउंट, है ना। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। अब देखो 3 2 2 3 4 में बांट देंगे तो 36,000 मल्टीप्लाई 2 बटे कितने हो गए 9, तो 9 चौक 36, तो ये हो जाएंगे 4 दूनी 8,000, 4 3 12,000 और 4 चौक 16,000 और ये टोटल आ जाएगी 36,000। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। समझ में आई? समझ में आई मेरी प्रविष्टि, है ना। तो जनरल एंट्री किस तरीके से हो जाएगी, एज कैपिटल 8,000, बीज कैपिटल 12,000, सीज कैपिटल 16,000 टू गुडविल 36,000। क्योंकि गुडविल पहले से खातों में विद्यमान होती है तो उस गुडविल पर पुराने साझेदारों का हिस्सा होता है जिसे पुराने अनुपात में ही राइट ऑफ करना होता है, अपलिखित करना होता है। तो यहां पर अपन ने इसको अपलिखित कर दिया है और अपलिखित करने की यह प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो ये कर रखी है। एज कैपिटल अकाउंट यार 8,000, बीज कैपिटल अकाउंट यार 12,000, सीज कैपिटल अकाउंट यार 16,000 टू गुडविल 36,000। गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सीज। ठीक है, सी के रिटायरमेंट के समय से राइट ऑफ कर दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन 13 क्या है कि 31 मार्च 2022 को एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, उसे देय राशि 45,000 रुपए का 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में 12% की ब्याज सहित भुगतान करना। अंतिम किस्तों का राशि कितनी होगी, तो 3 किस्त, तो 45,000 में भाग देंगे 3, तो कितने हो गई 15,000 किस्त हो गई, है ना। तो अंतिम किस्त कितनी होगी 15,000, तो ये होगी प्लस 15,000, है ना। इसका कितना प्रतिशत 12%। और ये क्या कह रहा है अर्धवार्षिक यानी 6/12। ठीक है, या ये से ये इनका हटाना कितने 15 6 90 900, तो ये हो गया आपके 15,000 प्लस 900, तो 15,900 है वो आपकी तीसरी किस्त की अमाउंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 15,900 तीसरी किस्त हो जाएगी। अर्धवार्षिक का है ना, इसलिए अपने 6/12 किया, वार्षिक नहीं कहा। अर्धवार्षिक है, रेट है वो 12% है, अर्धवार्षिक है 6 महीने का ब्याज लगेगा 15,000 का, तो 15,000 प्लस 900 रुपए ब्याज होंगे, तो 15,900 का भुगतान है वो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 14 क्या है कि साझेदारों के फायदे का हिस्सा ज्ञात करने का सूत्र अपने को बताने हैं। तो फायदे का अनुपात साझेदार का नया अनुपात माइनस साझेदार का पुराना अनुपात है, वो फायदे के अनुपात को कैलकुलेट करता है। पुराना अनुपात नया माइनस पुराना कर देंगे तो फायदे का अनुपात आ जाएगा, और त्याग का अनुपात कैलकुलेट करना है तो पुराना माइनस नया कर देंगे तो त्याग का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है ना। गेनिंग रेशियो की गणना क्यों की जाती है, तो इसलिए कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की राशि शेष साझेदारों द्वारा लाभ प्राप्ति अनुपात में दी जाती है ना। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की राशि है वो शेष साझेदारों है ना, शेष साझेदारों द्वारा
लाभ प्राप्ति अनुपात में विभाजित की जाती है या लाभ प्राप्ति अनुपात में दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपन गेनिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर क्या है, अंकित, मोहित और दीपक 2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। मोहित अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा दीपक लेता है, नया अनुपात क्या होगा, है ना। तो देखो मोहित है, अवकाश ग्रहण कौन किस्सा कर रहा है, मोहित कर रहा है, और उसका हिस्सा कौन ले रहा है, दीपक ले रहा। तो अंकित के तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका तो 2/5 ही रहेगा अंकित का। अब है दूसरा दीपक, क्योंकि दीपक है वो किसका हिस्सा ले रहा है, मोहित का हिस्सा ले रहा। तो दीपक का हिस्सा कितना, दीपक का हिस्सा है 1/5 प्लस ये हो गया 2/5 किसका, मोहित का। लघुत्तम आ गया 5, 1 + 2 तो 3/5, है ना। तो अब अनुपात क्या हो गया, 2/5 अनुपात 3/5, और नया अनुपात क्या हो गया, 2:3 है, वो नया अनुपात हो गया। क्या हो गया, 2:3 है, वो नया अनुपात है, वो हो गया। ठीक है, तो देखो फटाफट हुआ, लेकिन अगर आपको पता है तो आप फटाफट कर सकते हो, क्योंकि 30 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन जब आपको पता नहीं है ना, तो आप ढूंढते ही रहोगे, अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे, आप अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करोगे, कहीं कुछ इसका आंसर नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता है, तरीका पता है, तो आप फटाफट उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो हो गया 16। आगे देखिए 17 क्या है, हरि, रवि और कवि साझेदार है। ये लाभ हानि को 1:2:3 में बांटते हैं। फर्म की भाइयों में ख्याति है वो 60,000 रुपए दर्शाई गई है। रवि फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लिए समायोजन प्रविष्टि किस प्रकार दी जाएगी, है ना। तो समायोजन प्रविष्टि किस प्रकार होगी, क्योंकि इसको भी अपने को अपलिखित करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हरि अकाउंट डीआर, रवि अकाउंट डीआर, कवि अकाउंट डीआर टू गुडविल। हरि के इसमें आएंगे 10,000, रवि के 20,000 और इसके 30,000। इसकी प्रविष्टि अपन यहाँ देख सकते हैं इजीली, है ना। क्या है, हरि कैपिटल अकाउंट डीआर 10,000, रवि कैपिटल अकाउंट डीआर 20,000, कवि कैपिटल अकाउंट डीआर 30,000 टू गुडविल 60,000। ये इसकी एंट्री हो जाएगी, है ना। क्योंकि अनुपात क्या दे रखा है, 1:2:3 में ये 60,000 रुपए बांट देंगे, है ना। तो ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। बढ़े आगे क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, जब साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अंतिम भुगतान का निस्तारण न हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उसको अधिकार आपको बताने, है ना। तो अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता और अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका पेमेंट का भुगतान नहीं होता है, तो धारा 37 है वो ये कहती है कि उसको कुछ अधिकार देती है कि अवकाश ग्रहण साझेदार या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को 2 अधिकार है वो प्राप्त होते हैं। नंबर 1, अंतिम निस्तारण राशि पर 6% दर से ब्याज मिलेगा। जो लास्ट राशि बच गई है उस पे उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। और दूसरा है कि निवृत्ति की तिथि से लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि तक के लाभों में पूंजी अनुपात में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार भी मिलेगा, है ना। निवृत्ति की तिथि से लेखा वर्ष समाप्ति की तिथि तक के लाभों में पूंजी अनुपात में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, वो भी उसको मिलेगा। तो ये अधिकार किसको मिलेंगे, ये अधिकार है उसके जो उत्तराधिकारी है ना, उसका जो नॉमिनी है ना, उसको मिलेंगे, है ना। तो इसलिए अपने को धारा 37 के जो रूल है वो भी अपने को ध्यान में रखने। धारा 37 ये कहती है कि भाई अगर आप समय पे भुगतान नहीं करोगे तो जितनी राशि पेंडिंग है उस पर 6% ब्याज दिया जाएगा। और साथ में रिटायरमेंट की डेट से लेकर, है ना, उसकी जो अंतिम तिथि है वहां तक की पूंजी पर ब्याज और उसके लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी मिलेगा। ठीक है, तो ये अधिकार आपको पता होने चाहिए। बढ़े आगे, बात समझ में आ गई ना। ये अपने को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मानना है, ये नहीं कि इसको आप स्किप कर दो। स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, पूरी बात है वो एकदम सही तरीके से जाननी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर कि भाई अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर साझेदार का फर्म में भाग किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस समय उसके भाग का निर्धारण कैसे होगा। तो देखो पहला पॉइंट है अवकाश ग्रहण साझेदार के पूंजी खाता और चालू खाता का शेष हमें ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा है कि लेखा वर्ष के प्रारंभ की तिथि से अवकाश ग्रहण की तिथि तक की अवधि की पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, बोनस है, कमीशन है ना, आहरण है, आहरण पर ब्याज है, चालू वर्ष के लाभों में हिस्सा है, वो सारा का सारा उसे दिया जाएगा। तो ये कुछ उसके अधिकार है वो निर्धारित किए गए। इसके अलावा फर्म की संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होता है उस या हानि होती है उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। संचय या अवितरित लाभों में उसका हिस्सा मिलेगा। ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन है उसका हिस्सा मिलेगा। नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण आदि भी इससे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ राइट है वो उसको मिल जाएंगे कब ये उसको भाग को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ लेना, समझ लेना, है ना। ये उसके अधिकार होंगे साझेदार की जो अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु होती है उनकी, है ना। तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में फीड कर लेने। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि गरिमा, प्रियंका और निमिषा 3/1/2, 4/1/2, 5/1/2 लाभ बांटते हुए साझेदार है। निमिषा फर्म से अवकाश ग्रहण करती है तो गरिमा का नया हिस्सा क्या होगा। देखो कंफ्यूज कर रहा, यह है 3/1/2 अनुपात 4/1/2 अनुपात 5/1/2 ये अनुपात है ना। तो अब इसमें निमिषा वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रही है, तो निमिषा कौन सी है, ये अवकाश ग्रहण कर रही है। तो गरिमा का नया अनुपात क्या होगा, तो गरिमा का नया अनुपात वही हो जाएगा, कोई चेंज थोड़ी होगा, यही होगा 3/1/2 अनुपात 4/1/2 ये इनका अनुपात रहेगा। अगर इसको कन्वर्ट में करते हैं तो 3 दूनी 6 7/2 अनुपात 4 दूनी 8 9/2 तो अनुपात आ जाएगा 7/9 ये इनका अनुपात रहेगा, है ना। तो ये 3/1/2 ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसने पर्टिकुलर अपना हिस्सा है वो निमिषा ने अपना हिस्सा गरिमा को थोड़ी दिया, गरिमा को दिया थोड़ी, वो तो सिर्फ जा रही है तो इसका हिस्सा कट जाएगा। बाकी यही 3/1/2 4/1/2 अनुपात बच जाएगा, जिसको हल करेंगे तो 7/9 है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि साझेदार की मृत्यु के समय जो डूबत ऋण होते हैं उनमें अगर कमी होती है तो क्या प्रविष्टि होगी, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और कमी होती है तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन इसकी प्रविष्टि होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन ने कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 3 साझेदार के अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखे से रिलेटेड था, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज के सेशन में हल किए हैं। निश्चित रूप से आज के सेशन में जो चीज आपको बताई गई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के सेशन को जरूर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में सेशन को शेयर जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह वो तो बाद की बात है, लेकिन शेयर करोगे तो आपके जो और साथी हैं उनको भी आज के इस सेशन को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से जब ज्वाइन करोगे तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जब आप परीक्षा हॉल में परीक्षा देने जाओगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये था आज का शानदार और जानदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।